हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका सेकेंड लेक्चर है ये, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है ना, उसका फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है वो कई सालों के लिए होता है। आने वाले कई सालों में भी उसका बेनिफिट मिलता रहता है। और ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसकी जो कॉस्टिंग होती है या इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट पे होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें बार बार हर साल नहीं करना होता। मतलब ये नॉन रिकरिंग नेचर के बिजनेस, नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं। नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो बार बार या हर साल नहीं लगते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोला जाता है नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर। तो चलिए आइए देखते हैं। The non-recurring expenditure whose benefit is derived by the business for more than a year is called capital expenditure। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का है और जिसका जो बेनिफिट है बिजनेस को वो आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा, उसे बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। It includes the amount spent or liability incurred to acquire or improve any fixed assets or acquiring any legal rights or first time expenses incurred to make fixed assets workable. Example, purchase of machinery, building, furniture, etc. आइए देखते हैं। देखिए इसमें बोला है it includes the amount spent or liability incurred to acquire or improve any fixed assets। कहने का मतलब ये है, यदि किसी फिक्स एसेट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास यदि कोई फिक्स एसेट्स है तो उसकी इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए यदि कोई एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं या पुरानी मशीनरी की जगह पे कोई नई मशीनरी जो नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इफिशियंसी ज़्यादा है, यदि उससे रिप्लेस कर दी जाती है, मतलब ओल्ड मशीनरी की जगह पे न्यू मशीनरी को क्या कर लिया जाता है, एक्वायर किया जाता है, तो उस समय जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ह्यूज अमाउंट पे होता है, बड़े पैमाने पे होता है। वो एक्सपेंडिचर भी क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कहने का सीधा मतलब है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते समय जो कैपिटल नेचर के एसेट्स में एक्सपेंडिचर किए जाते हैं फर्स्ट टाइम में, वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कि मशीनरी का परचेस करना, बिल्डिंग परचेस करना, फर्नीचर परचेस करना, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, उसके एग्जाम्पल हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। यस, कई बार क्या होता है कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पेटेंट करवाती है। जैसे कि मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो और आपने कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट की है, तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करा सकते हैं। या कई बार ट्रेडमार्क के लिए अपन जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं, ट्रेडमार्क लाइसेंस वगैरह लेते हैं, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं वो भी नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेकिंग एन एसेट्स रेडी टू यूज। यस, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स में ये बात कही गई है कि किसी एसेट्स को परचेस करने से लेकर, किसी फिक्स एसेट्स को परचेस करने से लेकर उसे फर्स्ट टाइम रन कराने तक में जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेकिंग एन एसेट्स रेडी टू यूज, मतलब किसी फिक्स एसेट्स को, है ना, परचेस करने से लेकर उसको रेडी टू यूज करने में इंस्टॉलेशन का खर्चा जो देना पड़ता है, एक्सपेंडिचर देना पड़ता है, कैरियज का देना पड़ता है, तो ये सभी उसकी कॉस्टिंग का ही पार्ट होंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। अब उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेडिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा जाता है। ठीक है, जबकि यदि कोई एक्सपेंसेस सेकेंड हैंड मशीनरी पे दिया जा रहा है, ठीक है, और उसे यूज करने योग्य बनाया जा रहा है, तब भी उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बोला है
कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, सीधी बात है कि बैलेंस शीट का एसेट साइड में जितने भी एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स, हम उसको वहाँ पे लिखते हैं। बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। चलिए आइए अब देखते हैं क्या डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है कि सर ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? तो देखिए, रिवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो रिकरिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार होते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या एक अकाउंटिंग ईयर में कई बार हो जाते हैं। ठीक है, जो रूटीन नेचर के होते हैं, जो हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, विच आर इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस स्मूथली। इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका ऑब्जेक्ट ये होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कि बिजनेस का जो ऑपरेशन चल रहा है, बिजनेस ऑपरेशन जो चल रहा है या व्यापार जो चलाया जा रहा है, वो स्मूथली चल सके। कैसा चल सके? स्मूथली चल सके। ठीक है, किसी प्रकार कोई हर्डल ना आए। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब बिजनेस को चलाए रखने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, और ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। एंड विच हेल्प्स टू मेंटेन बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी। यस, ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि ये करता क्या है? जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है, अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, मतलब जो कमाने की जो क्षमता है, व्यापार की जो कमाने की जो क्षमताएं होती हैं, कैपेसिटी होती हैं, इनको क्या करती है पता है? इनको एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, मेंटेन करती है। क्या करती है? मेंटेन। बहुत ध्यान समझिएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन करता है क्या? अर्निंग कैपेसिटी को। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो अर्निंग कैपेसिटी को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको इंक्रीज करती है। कैसे? समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मशीनरी है, ठीक है, एक पुरानी मशीनरी है, ठीक है, आज से 10 या 15 साल पुरानी हो चुकी हैं। अब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पहले के अकॉर्डिंग बनाया गया था, जो उस समय चल रहा था। हो सकता है कि उस समय उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी या एफिशिएंसी थी बहुत हाई थी, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से आज की डेट में जो मशीनरियाँ आ रही हैं वो कहीं ज़्यादा अपडेटेड वर्जन में आ रही हैं। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है या एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है, यदि हम ओल्ड मशीनरी को हम क्या करते हैं? कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या आएंगे? हर्डल्स आएंगे, है ना, कुछ परेशानियाँ आएंगी, कुछ फॉल्ट आएंगे। तो हम उसको क्या करना पड़ेगा? उनको समय समय पे उनको रिपेयर करना पड़ेगा, समय समय पे उनको रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो रिपेयर का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो रिवेन्यू है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर तो हमेशा लगना है, पुरानी मशीन है, हमेशा खराब होते रहती, बिगड़ते रहती हैं, तो उसमें आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। उससे होगा क्या? जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है ना, या आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो इंक्रीज नहीं हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? सिर्फ मेंटेन रहेगी। मतलब कुछ भी खराब हुआ, आपने रिपेयर करा दिया, तो वो मेंटेन रहेंगी। मतलब जो उनकी क्षमता है, यदि 10 कुंटल एक दिन में राइस का प्रोडक्शन कर रही हैं वो, तो उतना ही करेंगी, क्योंकि वो मेंटेन बस कर रही हैं। लेकिन यदि आप उस ओल्ड मशीनरी की जगह पे एक नई टेक्नोलॉजी की अपडेटेड मशीन यदि आप परचेस कर लेते हैं, तो उसमें आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो इफिशियंसी है ना बिजनेस की, या बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यदि इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बस यही डिफरेंस है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी है या जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप कितना भी एक्सपेंस करो, उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है ना, वो सिर्फ मेंटेन रहती हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दे रखा है, तो इसमें दिया है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स सच एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, रिपेयर। यहाँ पे देखिए
रॉ मटेरियल को परचेस करना, रेंट देना, सैलरी देना, रिपेयर देना, ये क्या है? ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार देने पड़ते हैं। सैलरी हमेशा देना, हर महीने देना होता है, रेंट हर महीने देना होता है, जो रॉ मटेरियल है वो हमेशा समय समय पे परचेस करना रहता है, रिपेयर कराना रहता है। तो ये कैसे हैं एक्सपेंडिचर हैं? ये रिकरिंग नेचर की हैं, जो कि बार बार हो रहे हैं। ठीक है। द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस लास्ट अप टू 1 ईयर। जनरली इसका जो बेनिफिट होता है वो 1 साल के लिए रहता है। यदि आपने 1 साल सैलरी दे दी है, ठीक है, तो वो 1 ही साल के लिए वैलिड रहेगी। अगले साल आपको फिर से देना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर आपको फिर से सैलरी, रेंट या रिपेयर कराना होगा। ठीक है। दीज एक्सपेंसेस आर शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं इन्हें हम कहाँ लिखते हैं? जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे पीएल अकाउंट हो, उसके डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आइए अब हम देखते हैं कि सर ये डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? द एक्सपेंडिचर विच इज रिवेन्यू इन नेचर बट द हैवी अमाउंट स्पेंट एंड बेनिफिट लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स कॉल्ड डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें दोनों ही नेचर के एक्सपेंडिचर शामिल हैं। कैसे दोनों नेचर के? कैपिटल नेचर का भी एक्सपेंडिचर इसमें शामिल है और रिवेन्यू नेचर का भी एक्सपेंडिचर शामिल है। प्राइमा फेसी यदि आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से रिवेन्यू नेचर का ही एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये इतने बड़े अमाउंट पे कर दिया गया होता है कि जिसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है ना, वो 1 साल से भी ज्यादा पीरियड के लिए हो जाता है। मतलब उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो आने वाले कई सालों के लिए हो सकता है। जैसे अभी हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का थ्योरी पढ़ा, उसमें हमने देखा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो मतलब लिमिटेड होता है, जनरली 1 साल के लिए होता है। लेकिन कई बार ऐसे एक्सपेंडिचर कर दिए जाते हैं, रिवेन्यू में इतने बड़े एक्सपेंडिचर कर दिए जाते हैं कि जिनका जो नेचर है ना वो हल्का कैपिटल से मिलने लगता है, लेकिन वो कैपिटल नेचर नहीं कहलाते हैं और उनका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है ना वो आने वाले कई सालों तक मिलते रहता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हैवी एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग ऑन लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड हेंस इट इज कैपिटलाइज्ड लाइक एनी फिक्स एसेट्स। जैसे कि डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दिया गया है कि कई बार क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट में बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है किसी बिजनेसमैन के द्वारा या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनका जो बेनिफिट है वो आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, आइए उसे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है एज पर मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद द रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन दैट अकाउंटिंग पीरियड। फिर से समझिए, मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी एक्सपेंस इनकर्ड किए गए हैं किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में, उससे मैच किया जाना चाहिए उसी ईयर, अकाउंटिंग ईयर के रिवेन्यू से। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप 2020 की बात कर रहे हैं तो इस 2021 में, तो इसमें जो आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है उसको आप मैच करिए 2021 की रिवेन्यू से। ठीक है। ओके। सो द होल डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स ओवर विच द बेनिफिट इज लाइकली टू बी डिराइव्ड। ध्यान से सुनिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर क्या बोलता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक अकाउंटिंग ईयर में किया गया, लेकिन चूंकि ये इतने बड़े अमाउंट में होता है कि इनको आप एक साथ चार्ज नहीं कर सकते पीएल अकाउंट में। आप उन्हें एक साथ या एक ही अकाउंट ईयर में आप उन्हें पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं कर सकते। क्या करना होगा? जितने सालों का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने का चांसेस हैं, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से फ्यूचर में जितने सालों तक उसका बेनिफिट मिलने का जो चांसेस हैं, उसी के हिसाब से जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे उस नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके हर साल प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्या किया जाएगा? पीएल अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। सो द होल डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स over which the benefit is likely to be derived during the current accounting year. Only that portion of the expenditure should be charged to the PL account which has facilitated the enterprise to earn revenue during current year. सीधी बात है, जितने सालों का बेनिफिट मिल रहा है उतने ही सालों का प्रोपोर्शन निकाल के आपको PL अकाउंट में चार्ज करना है।
फिर लिखा है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, और जितना है ना क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर का पोर्शन बच जा रहा है उसको हर साल दर साल उसको क्या करना पड़ेगा, है ना, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और जो जिस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा उसको उस साल चार्ज करके उस बैलेंस को आगे ट्रांसफर करते जाना होगा। ठीक है, जब तक कि वो पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा चार्ज ना हो जाए। ठीक है, आइए अब देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट के बारे में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लिया, अब हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज इर्रेगुलर रिसिप्ट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इर्रेगुलर रिसिप्ट्स है ये, नॉन रिकरिंग नेचर का रिसिप्ट्स है, नॉन रिकरिंग नेचर का रिसिप्ट्स है, इर्रेगुलर है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये इर्रेगुलर नेचर का है। Capital receipts are those irregular receipts that don't affect profit and loss of the business। ये ऐसा रिसिप्ट होता है जो कि इर्रेगुलर होता है, मतलब बार बार नहीं होता, ठीक है, और जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को, बिजनेस के जो प्रॉफिट लॉस होते हैं उन्हें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इट आइदर इंक्रीज द लायबिलिटीज और रिड्यूसेस द फिक्स एसेट्स। ये कैपिटल एसेट्स क्या करते हैं पता है, या तो ये लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं या तो फिक्स एसेट्स को रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं। फिर से समझिएगा, कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट्स है जो कि इरेगुलर नेचर की होती है और जो कि पीएल अकाउंट को क्या नहीं करती, अफेक्ट नहीं करती। तो बात आ रही है सर, फिर ये किसको अफेक्ट करता है, दो चीजों को, या तो ये लायबिलिटी को इंक्रीज करेगी या एसेट्स को डिक्रीज करेगी। ठीक है, ओके। अब बात आती है सर लायबिलिटी कैसे, कैपिटल रिसिप्ट से लायबिलिटी कैसे क्या हो इंक्रीज हो सकती है। तो समझिए, यदि आप लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो हो क्या रहा है, आपको रिसिप्ट हो रहा है। चूंकि आप जो लोन ले रहे हैं वो एक अकाउंटिंग ईयर के लिए तो ले नहीं रहे हैं, आने वाले कई सालों के लिए ले रहे हैं। मतलब आप यदि किसी कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो लोन के लिए जो आपको पैसे मिल रहे हैं बैंक से वो आपके कैपिटल रिसिप्ट होंगे। लेकिन वो कैपिटल रिसिप्ट है किस फॉर्म में, लोन की फॉर्म में। तो लोन से होगा क्या, लायबिलिटी बढ़ेगी आपकी। उसी तरीके से आप समझिए कि कैपिटल रिसिप्ट से एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कैसे होगी, ये एसेट डिक्रीज कैसे होगी। तो आपके पास यदि कोई फिक्स एसेट्स हैं जैसे प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, आप यदि उनको बेच देंगे, यदि आप उन्हें सेल आउट करते हैं, तो आपके पास जो एसेट्स की जो पोजीशन है उसमें क्या होगी, कमी होगी। सीधी बात है, आप जो एसेट्स बेच दोगे वो एसेट्स आपकी बैलेंस शीट से कम हो जाएंगी। ठीक है, तो उससे आपका होगा क्या कि जो एसेट की पोजीशन है बिजनेस में वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो दे विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। कहने का मतलब ये है कैपिटल रिसिप्ट आपको बैलेंस शीट में शो करनी है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट मेड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट टू द ऑनर। हाँ, एक अच्छी बात ये बोली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैपिटल रिसिप्ट होती है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, वो जो बिजनेस का ऑनर है ना उसके लिए नहीं है। ठीक है, चूंकि कैपिटल रिसिप्ट बिजनेस के ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि जो बिजनेस का ऑनर है उस रिसिप्ट को पीएल वाले रिसिप्ट समझ के या रिवेन्यू रिसिप्ट समझ के उसको यूज कर ले। ठीक है, अब बात आ रही है सर रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या बोला गया है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिसीव्ड इन द नॉर्मल एंड रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो रिकरिंग नेचर की होती हैं। कैसी होती है, रिकरिंग मतलब रेगुलर नेचर की होती हैं, मतलब बिजनेस में है ना हमेशा मिलते रहते हैं। तो revenue receipts are received in the normal and regular course of business like receipt from sale of goods and rendering services to customer, income from non-operating business activities like income from investment, interest and dividend received and rent received, commission and other fees received for non-operating business। देखिए, जो revenue receipts होती हैं वो ऑपरेटिंग से भी, ऑपरेटिंग बिजनेस ऑपरेटिंग से भी आती हैं और नॉन बिजनेस ऑपरेटिंग से भी रिसिप्ट्स मिलती हैं। बिजनेस को ऑपरेट करने से रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हैं, जैसे गुड्स को आप सेल करेंगे उससे आपको जो रिवेन्यू मिल रही है, एक बिजनेसमैन दिन भर में 10 लाख की माल बेचता है तो उसके लिए 10 लाख रुपए क्या है, उसके सब रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑपरेट करने से भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स मिलती हैं और नॉन ऑपरेटिंग से भी बिजनेस को रिवेन्यू रिसिप्ट मिलती हैं। वो कैसे, यदि मान लो बिजनेसमैन ने क्या किया है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर में पैसे लगा रखे हैं,
तो उससे कंपनी से उसको क्या मिलेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट्स मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यदि किसी बिजनेसमैन ने किसी कंपनी के डिबेंचर में लगा रखा है पैसा तो इंटरेस्ट के फॉर्म में उसको रिवेन्यू रिसिप्ट्स मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से भी जो रिसिप्ट्स आएंगी वो भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएंगी। फिर लिखा हुआ है दीज रिसिप्ट्स इंक्रीजेस प्रॉफिट एंड आर सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट। जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं ना, ये क्या करते हैं, इसे पीएल और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। दीज रिसिप्ट्स इंक्रीजेस प्रॉफिट, मतलब इन रिसिप्ट्स से होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए इन्हें शो किया जाता है कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे पीएल अकाउंट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, बाई सेल्स अपन लिखते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उसी तरीके से। फिर हम पीएल अकाउंट में क्या लिखते हैं, जैसे हमें रेंट मिला, ठीक है, रेंट रिसीव हुई तो क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव हुई तो क्रेडिट में, ठीक है, और इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे क्रेडिट में, डिविडेंड मिला तो क्रेडिट में। ये सब क्या है आपके, ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम की रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इस प्रकार से रिवेन्यू रिसिप्ट्स का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, जो कि रेगुलर इनकम होती है बिजनेस के लिए, रिकरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम देखेंगे टाइप ऑफ एक्सपेंसेस और कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, कल हम उन्हें देखेंगे।